हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th साइंस का अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हालांकि इस चैप्टर को मैं पहले ही समाप्त कर चुका हूँ, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर के देख लेना। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ भाई, तो पाठ के प्रश्न उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये हमारा पार्ट 4 रहेगा। अब आप कहोगे सर ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में किया क्या, तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि पार्ट 1 हो गया और 2 हो गया। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने क्या किया था, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो बीच में जो भी प्रश्न आते हैं उन सभी को मैंने सॉल्व किया था। और पार्ट 3 में मैंने क्या किया था मेरे भाई, पार्ट 3 में जो मैंने क्या किया था, अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर होते हैं ना, यानी प्रश्न जो होते हैं ना, उसमें क्या किया था 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्न को सॉल्व किया। अब ये पार्ट 4 है, तो पार्ट 4 में हम क्या करेंगे 11 से लेकर के 20 तक के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है, तो इस चैप्टर के जितने भी सारे प्रश्न होंगे सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे और इसी के साथ समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, नोट कर लेना, 85 81 80 29 29। इस नंबर पे कॉल कर लेना, कॉल व्हाट्सएप कॉल करना, ठीक है। तो व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो मैंने लड़के को रख दिया है, वो आपको रिप्लाई दे देंगे, आपसे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वहाँ पे आपको नोट्स दे दिया जाता है, यानी पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। टोटल कितने रुपए लिए जाते हैं, 299। पहले 251 लिया जाता था, अब 299 लिया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाए, कहीं हो सकता है कि आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आओ और नोट्स लेके जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी पढ़ाता हूँ वो मैं फैक्ट वाला चीज़ देता हूँ, ये नहीं कि बस इधर उधर कहीं से उठा दिया और दे दिया, ठीक है। पूरा आपका जो एनसीईआरटी का निचोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आइए, तो यहाँ पे इस वीडियो का ये पहला प्रश्न रहेगा और वैसे मैं बात करूँ तो ये 11वां प्रश्न हुआ, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि संयोजन अभिक्रिया जो होता है, वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के उल्टा क्यों है, यानी विपरीत क्यों है। तो आइए डिफिनेशन की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए मेरे भाई, उत्तर, वियोजन अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए मानी जाती है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया, यहां से संयोजन अभिक्रिया के डिफिनेशन हम यहां पे बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन नहीं पता रहेगा तो हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया का यहां पे हमें डिफिनेशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। कहता क्या, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके यानी मिल करके, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण करता है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक नया पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग हो करके या संयोजित हो करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां मैग्नीशियम है, यहां पे ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास क्या है, इस तरफ अभिकारक है और इस तरफ उत्पाद है। तो भाई इसमें कौन कॉल किया, रे बाद में फोन उठा लेंगे बाबू, ठीक है, माइंड डिस्टर्ब मत करो। तो यहां पे देख सकते 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के उत्पाद में एकल पदार्थ का निर्माण किया है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने समझ लिया। अब वियोजन अभिक्रिया का देखना, बिल्कुल इसका उल्टा होगा। जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक ही यौगिक विखंडित होकर, मतलब टूट करके 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वियोजित होकर के यानी टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे कि देख सकते हैं ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है ना। तो यहां पे देख सकते हैं कि एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण किया, कहां पे, तो उत्पाद में, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो कि एक पदार्थ था और टूट करके 2 पदार्थ में कन्वर्ट किया, यहां पे 2 पदार्थ और ये क्या हुआ, एकल पदार्थ का निर्माण किया। तो मतलब एक दूसरे के क्या नजर आए, विपरीत है, सिंपल है ना। तो ये आपने समझ लिया। आओ मेरे भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है,
उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। हमने जब वियोजन अभिक्रिया पढ़ाया था तो वियोजन अभिक्रिया के टाइप में बताया था, है ना, चैप्टर में देख लेना जा करके। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, तो कहना कि अभिकारक को ऊष्मा की मदद से जब तोड़ा जाता है तो उसमें उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अगर अभिकारक को विद्युत की मदद से तोड़ा जाता है तो उसे विद्युत ऊष्मीय कहते हैं, यानी विद्युत वियोजन कहते हैं, ठीक है। अगर प्रकाश की मदद से तोड़ा जाता है तो प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो। तो यहां पे देखिए, ये हमारे पास इस तरह क्या अभिकारक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको ऊष्मा के द्वारा तोड़ा गया है तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, ठीक है। ये हमारे पास ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है, ठीक है। दूसरा, वियोजन अभिक्रिया जब प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जब प्रकाश की उपस्थिति में, ऐसे कह सकते कि प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक को तोड़ा जाता है तो क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। तो उसी का हमें समीकरण के रूप में उदाहरण देना है। इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रकाश, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश, है ना। और सिल्वर क्लोराइड को तोड़ करके यहाँ पे चांदी प्लस में क्लोरीन दिया गया है। एवं तीसरा देख सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया जब विद्युत की उपस्थिति में हो, यानी विद्युत की उपस्थिति में किसको, अभिकारक को तोड़ा जाए, है ना। ये हमारे पास, तो जल को हम तोड़ते हैं किसकी, विद्युत की मदद से, है ना। तो क्या होता है, विद्युत वियोजन कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। हमारे पास क्या, हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस निकला, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, बस एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो ये लिख देना तीनों, ओके। आइए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। बड़ा सिंपल है, आपको विस्थापन अभिक्रिया एक तरफ द्विविस्थापन है, हम इन दोनों में अंतर जानेंगे। चलिए, विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील कह लो या ज़्यादा क्रियाशील कह लो, ठीक है। तो ज़्यादा क्रियाशील तत्व जो होता है अपने यौगिक से कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, मतलब उसको अलग कर देता है ना। तो ज्यादा क्रियाशील तत्व या कम क्रियाशील तत्व पढ़ने के लिए सक्रियता श्रेणी सर्च करना भाई पंकज सर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बी में है इसी में कि इन अभिक्रियाओं में प्रायः अभिक्रियाशील तत्व जो होता है ना, कम क्रियाशील तत्वों का स्थान ले लेता है। क्या करता है इस अभिक्रिया में, कि इन अभिक्रिया में प्रायः जो ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व होते हैं ना, वो कम क्रियाशील तत्वों को हटा करके उसके स्थान पे वो विराजमान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, फेरस ऑक्साइड है और यहाँ पे एल्यूमिनियम है ना। रिएक्शन करके क्या दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा फेरस दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम जो होता है ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, तो वो फेरस को क्या किया, यानी लोहा को क्या किया, मार पीट के हटा दिया। कहेगा ए तू यहाँ से हट रहे, तो इसको हटा देगा तो फेरस के जगह पे एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ चुका है ना। तो फेरस बेचारा करेगा क्या, यानी लोहा करेगा क्या, तो कहेगा साइड में आ जा तुम, तो ये साइड में आ गया, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें देखिए कि जिन अभिक्रिया में दो नए यौगिक बनाने के लिए आयनों के आदान प्रदान द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आयनों के आदान प्रदान से, है ना। और इसमें देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 2 बार विस्थापित हो रहा है, ठीक है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और बी में देखिए, इन क्रियाओं में परमाणु के समूह का दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित होता है। परमाणु के समूह का क्या होता है, दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित होता है, यानी उसे अलग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड है यहाँ पे और यहाँ पे सोडियम सल्फेट है। तो यहाँ पे देखेंगे गौर से कि बेरियम सल्फेट एक साथ आ गया क्रिया करके, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एक साथ नजर आएगा। यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फेट है और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, मतलब 2 बार विस्थापित आपको नजर आ रहा है। इसमें क्या हुआ, आयनों के आदान प्रदान हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपने समझ लिया मेरे भाई, बस आपको इतना लिख देना है, एकदम भरपूर मात्रा में नंबर मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। कॉपर धातु द्वारा क्या करता है, विस्थापित किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए, इस प्रक्रिया के लिए एक अभिक्रिया लिखिए या फिर एक समीकरण लिखिए।
तो ये हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कहता है ना सिल्वर नाइट्रेट, किसमें सिल्वर के शोधन में, है ना, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए, है ना, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए क्या कहता है, कॉपर धातु द्वारा। तो ये हमारे पास कॉपर धातु द्वारा क्या करते हैं, विस्थापित किया जाता है। तो जरा गौर से देखिए यहाँ पे कॉपर ने क्या किया, दोनों रिएक्शन किया, तो कॉपर ने क्या किया है मेरे भाई, कॉपर ने क्या किया है, ये Ag को साइड कर दिया मारपीट करके, है ना। तो इसको अगर साइड करेगा तो हमारे पास यानी विस्थापित कर देगा, तो विस्थापित करने के बाद क्या हमारे पास बचा, इधर आ गया हमारे पास, देख सकते हैं कॉपर नाइट्रेट, पहले था सिल्वर नाइट्रेट, जब कॉपर ने Ag को विस्थापित कर दिया तो कॉपर नाइट्रेट हो गया, है ना, और साथ में यहाँ Ag यानी चांदी आ गया साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, विस्थापित कर दिया, ओके। तो ये हमारे पास चांदी को क्या किया, यहाँ पे अलग किया है। यही ना क्वेश्चन कह रहा था कि प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है, किसको प्राप्त करने के लिए, सिल्वर प्राप्त करने के लिए। देखिए यहाँ पे सिल्वर अलग प्राप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपने समझ लिया मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से हम क्या समझते हैं ये पूछ रहा है, उदाहरण दे करके समझाइए। तो मेरे भाई उत्तर देना कि जब दो विलयनों या जो घुलने वाले होते दो चीज, है ना, तो जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है ना, इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। यहाँ पे रुकिए, जब हम दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, अब उसमें देखिएगा मिलाने के बाद जो नीचे बैठ जाता है, नीचे जो जैसे मिलाते हैं ना एकदम हिला करके, तो नीचे जो बैठ जाएगा, गंदगी हो या कुछ भी हो, जो नीचे बैठ जाएगा समझ जाना कि वो अविलय है, ये घुलने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो अविलय होता है, उसी को हम अवक्षेप कहते हैं जब मिलाते हैं, ठीक है। तो अवक्षेप कहते हैं जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में क्या अवक्षेप का निर्माण होता है, जैसे दो चीज को हम आपस में मिलाते हैं, है ना, अब मिलाने के बाद नीचे जो तली में बैठ जाता है वो अवक्षेप होता है ना। जब भी अवक्षेप बैठ जाता है ना, तो वो अवक्षेपण अभिक्रिया का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम सल्फेट है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं ये AQ लगा है, मतलब एक्वस जलीय विलयन है, ठीक है। और बेरियम क्लोराइड है, ये भी AQ यानी एक्वस है, यानी दोनों घुलने वाला है, ठीक है। तो जब दोनों को मिलाया जाता है ना, तो जब मिलाने के बाद हमारे पास आता है बेरियम सल्फेट और NaCl जो कि साधारण नमक कह सकते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं। और ये जो बेरियम सल्फेट है ये क्या होता है, सॉलिड होता है, यानी ये ठोस में, मतलब ये जब घुलाएंगे तो ये घुलता नहीं, ये नीचे बैठ जाएगा। जब हम किसको, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड को आपस में मिलाएंगे जिस बर्तन में, बीकर में, है ना, तो देखना नीचे में बैठ जाएगा कुछ, वो क्या होगा, बेरियम सल्फेट। देखो ब्रैकेट में S लगा दिया है, मतलब ये सॉलिड है, ये घुलनशील नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक ये एक्वस है, यानी जल में घुलने वाला है, ठीक है। तो यही अवक्षेप है यहाँ पे बेरियम सल्फेट, ठीक है। आपने देख लिया। 16 को देख लेते हैं। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो उपचयन और दूसरा अपचयन। तो आपको पता होगा कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं मेरे भाई, उपचयन। तो उपचयन अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है मेरे भाई, योग होता है। क्या होता है, योग होता है। और हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोग होता है या फिर त्याग होता है। क्या होता है, त्याग होता है या फिर ह्रास होता है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कमी होता है, या फिर कह लो तो त्याग होता है ऑक्सीजन का। और हाइड्रोजन का क्या होता है मेरे भाई, योग होता है। तो इन सब पर हमें उदाहरण लेना है। तो देखिए इस आपके बुक में ये दिया गया है, इसमें दोनों अभिक्रिया एक साथ है। देख सकते हो यहाँ पे कि ये कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड, जरा गौर से देखिए, है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन, दोनों क्रिया करके कॉपर प्लस में H2 यानी कॉपर और प्लस में जल दिया है।
तो गौर से देखिए कि यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा था, लेकिन यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं लगा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। क्या हुआ, ह्रास हुआ। तो ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम क्या कहते हैं भाई, अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो ये हमारे पास अपचयन अभिक्रिया का क्या हो गया मेरे भाई, उदाहरण हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन आगे जाकर के देखिए इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब ऑक्सीजन उसमें जुड़ा, तो जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपने अपचयन उपचयन का ये उदाहरण भी देखा। यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों संयोग करके क्या बनाता है, यानी वो करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना। कार्बन सॉलिड होता है और ऑक्सीजन गैस होता है, दोनों संयोग करके भी क्या बना है, गैस बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखेंगे कार्बन है यहाँ ऑक्सीजन, दोनों यहाँ जब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें ऑक्सीजन का योग हो गया। क्या हो गया, योग हो गया। तो ऑक्सीजन का योग होता है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है मेरे भाई, तो उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया, समझाना था। आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो, क्या दिक्कत है मेरे भाई। हेलो हेलो। क्वेश्चन नंबर 17, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स, यानी एक्स कोई तत्व है, ठीक है, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, यानी वायु की उपस्थिति में वातावरण में उसे गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यानी एक्स का नाम क्या है ना, तो कहता है एवं उसका काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो तत्व के नाम बताने, यानी इस तत्व एवं इस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो एक तत्व का नाम बताना और दूसरा यौगिक का नाम बताना है। तो मेरे भाई कौन सा तत्व है जिसे वायु में यानी वातावरण में हम उसे गर्म करेंगे तो वो काले रंग का, भूरे रंग का पदार्थ हो जाता है, काले रंग का, है ना। तो देखो वो है कॉपर। कॉपर को कभी गर्म करके देखना, वो काले रंग का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, काले रंग का हो जाएगा। और यौगिक क्या कहलाएगा, कॉपर ऑक्साइड, है ना। वो पदार्थ जो यौगिक है वो कौन सा पदार्थ होगा, कॉपर ऑक्साइड। ये भी आपने समझ लिया, बहुत सिंपल था, छोटा था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है मेरे भाई, कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। रे भैया पूरा दुनिया जानती है, कोई भी वस्तु के ऊपर अगर हम पेंट करते हैं तो उसको बचाने के लिए, यानी जंग से बचाने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर जंग लग जाएगा तो साले 2 साल में उसको खा जाएगा, मिट्टी खा जाएगा, पानी खा जाएगा, है ना। जंग से वो कमज़ोर हो जाएगा, है ना। तो उसकी कहानी तो घप हो सकती है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपने समझा। तो आइए देखिए यहाँ पे उत्तर लिख दिया कि पेंट करने से लोहे का पदार्थ का ऊपरी भाग क्या होता है, छुप जाता है। मतलब जब हम लोहे के पदार्थ से पेंट कर देंगे तो उसका जो ऊपर वाला भाग है वो तो दिखाई नहीं देगा, है ना। तो वो छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, है ना। जब उसको पेंट कर देंगे तो वायु से संपर्क में नहीं रहेगा, है ना। तो संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो इसलिए यानी जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तु को क्या करते हैं मेरे भाई, पेंट करते हैं। आगे देखो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का उत्तर देने का जो शब्द वाला होता है ना, सबका अलग अलग तरीका है। आपको जो याद है उसे भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एक ही चीज को कई तरीके से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं वो, तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है ना। मतलब नाइट्रोजन के संपर्क में उसे क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, ताकि वो लंबे समय तक चले, वो जल्दी खराब ना हो। जैसे कि चिप्स का देखिएगा, जैसे कुरकुरे खाते हैं, है ना, बटाटा चिप्स खाते हैं, तो उसमें जब आप देखिएगा कि उसमें क्या रख देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि वो फुला रहे। यानी फुला रहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। क्योंकि आप देखिएगा वो जो फुला रहता है यानी उसमें जो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है गलती से निकल गया, है ना, तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, है ना। खाओगे तो फिर ज़्यादा करकर भी नहीं लगेगा, मुरमुर मतलब अजीब तरीके से मुलायम हो जाएगा, खराब हो जाएगा, टेस्टे बदल जाएगा। बहुत सारे बच्चा सोचते होंगे कि वो उसमें जो है ना भरा रहता है नाइट्रोजन गैस ना, हवा, ताकि वो फूले, बहुते दिखे कि बहुत है उसमें, है ना, खाने वाला चीज़। नहीं मेरे भाई, इसलिए भरा जाता है ताकि वो लंबे समय तक चले, 3 महीना 6 महीना, देखिएगा एक्सपायरी डेट दिया रहता है, ठीक है। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। उपचयन का मतलब क्या हुआ, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में वो बहुत
कम आते हैं, एकदम धीमे धीमे आते हैं, ऐसे समझो कि तो उपचयन की गति उसमें क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और तेल एवं वसा युक्त पदार्थ, तेलीय पदार्थ जो छाना उना होता है, ठीक है, वसा युक्त पदार्थ को बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का भी उपयोग किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो सके। ठीक है, जब भी मार्केट में चिप्स खरीदना, कुरकुरे खरीदना, देखना उसमें नाइट्रोजन गैस है कि नहीं, यानी वो हवा भरा हुआ है कि नहीं, उसमें वो फुल है कि नहीं, नहीं तो निकला रहेगा तब मत लेना, खराब हो जाएगा। ठीक है, वो खराब रहता है। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है मेरे भाई, संक्षारण। जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। खुले में छोड़ दो जाकर के, जंग उंग लग जाएगा, है ना, नष्ट होने लगेगा धीरे धीरे, उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, है ना। ओके, अच्छा, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, जैसे आपने तैलीय खाद्य पदार्थ जो पीछे पढ़ा उसी में आता है विकृत गंधिता। देखिए, जब वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाए तो वह उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध खो देती है और विकृत गंधित हो जाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। समझ रहे ना, कहने का मतलब जो तैलीय पदार्थ होता है, देखिएगा बहुत सारे विकाजी का, है ना, हल्दीराम का, बहुत सारे ऐसे पैकेट में नमकीन पदार्थ आते हैं, उसमें एक्सपायरी डेट मार दिया जाता है कि हाँ ये 6 महीना तक चलेगा, ये 3 महीना तक चलेगा। ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, 6 महीना से ज़्यादा हो जाएगा, लंबे समय तक हो जाएगा तो वो फिर कहानी उसका ख़त्म हो जाता है, वो भी धीरे धीरे ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, वो सब खराब हो जाता है ना, इसलिए आप लोग ध्यान देना। तो विकृत गंधिता के बारे में भी समझ लिए। टोटल आपने क्वेश्चन को, यानी अभ्यास के जितने भी सारे प्रश्न हैं सभी को सॉल्व कर लिए, यानी इस चैप्टर का प्यारे बच्चों सभी पाठ के प्रश्न उत्तर भी हमने करा दिए, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स भी दे दिए हैं आपको, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, है ना। नंबर लिख लो 85 81 80 29 29। इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करना या फिर मैसेज करना कि पंकज सर का कोर्स हमें लेना है, 299 रुपया लिया जाता है। ठीक है, जल्दी ले लो, हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, है ना, बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई बाय।